एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 के नोट्स को लेके आया हूं, जिसका नाम है तंतु से वस्तु तक। ये आपके चैप्टर 3 है, जिसके आज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है तंतु किसे कहते हैं। तंतु क्या होता है? तो देखिए, तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं। क्या होता है? धागा होता है, जिससे तागे या धागे का बनाया जाता है, मतलब तागे या धागे का निर्माण किया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि तंतु क्या है? एक प्रकार का रेशा है, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक तंतु और दूसरा है संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु पहले नंबर पे आएगा और संश्लेषित तंतु दूसरे नंबर पे आएगा। प्राकृतिक तंतु के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है संश्लेषित तंतु। तो पहला जो है प्राकृतिक तंतु, तो जानते हैं कि प्राकृतिक तंतु क्या होता है। जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है। पादप को मैंने पहले के चैप्टरों में भी आपको बताया है, इसका मतलब होता है पेड़ या फिर पौधे। अगर ऐसा कोई तंतु है जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है या फिर जंतु, जंतु मतलब भेड़ से या फिर किसी अन्य प्रकार के ऐसे ही जीव जंतु से प्राप्त होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक तंतु कहेंगे। जैसे कि कपास आपको पता है, रुई पता है, जूट पता है, रेशम पता है और ऊन पता है। ये सभी चीजें किस चीज से प्राप्त होती है? तो पादपों से या जंतु से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक तस्वीर को लगाया गया है। आप देख लीजिए, तस्वीर में यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, इसको हम कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। ये किस चीज से प्राप्त होता है? पेड़ से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक तंतु के अंदर रखते हैं। तो हम कहते हैं संश्लेषित तंतु के बारे में। संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लेषित तंतु। तो अब प्राकृतिक तंतु के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम आपको संश्लेषित तंतु के बारे में बताते हैं। संश्लेषित तंतु जो है वो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं। वो सभी तंतु जो रसायन के माध्यम से बनाए जाते हैं, केमिकल के माध्यम से बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक तंतु कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रोलिक और रेयान। ये सभी क्या है? ये सभी मानव निर्मित तंतु हैं। मानव निर्मित तंतुओं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे संश्लेषित तंतु के नाम से जानते हैं। ये सभी चीज ना केमिकल के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम संश्लेषित तंतु के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा कहता है जंतुओं से प्राप्त तंतु। अब जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन कौन से हैं? अभी प्राकृतिक तंतु में मैंने आपको जंतुओं से प्राप्त तंतुओं के बारे में बताया था। तो आइए, अब जंतुओं से प्राप्त तंतु क्या क्या हैं। तो रेशम जो है वो आपको पता है, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ये एक प्राकृतिक तंतु है और जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जंतुओं द्वारा प्राप्त तंतु के अंदर रखेंगे। ऊन भी आपको पता है, ये हमें भेड़ से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम जंतु से प्राप्त तंतु के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, ये रेशम से बना हुआ वस्त्र है। ये रेशम का कीट नहीं है, ये वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, जो रेशम के कीट द्वारा उत्पन्न किए गए तंतु के माध्यम से निर्माण किया गया है। तो ये क्या है? रेशम के वस्त्र हैं। ये अच्छे उदाहरण हो सकते हैं जंतु से प्राप्त तंतु के। दूसरा उदाहरण हमारे ऊन के बारे में। आप सभी को पता है, ऊन भी जो है वो भेड़ के शरीर से प्राप्त तंतुओं से बनता है, इसलिए ये भी एक अच्छा उदाहरण जंतुओं से प्राप्त तंतुओं का माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पादपों से प्राप्त तंतु, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। आपको तो पता है कि पादप का मतलब होता है पेड़ और पौधे। तो अब पेड़ और पौधे से जितने भी तंतु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पादपों से प्राप्त तंतु के नाम से जानते हैं। अब पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से हैं? रुई है, कपास है, जूट है, पटसन है। ये सभी चीजें किससे प्राप्त होती है? तो पौधों से प्राप्त होती है, या फिर आप कह सकते हैं पेड़ से प्राप्त होती है, या फिर आप साफ साफ ये भी कह सकते हैं ये सब जो है वो पादप से प्राप्त तंतु हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे रुई बताया गया है, कपास बताया गया है, जूट बताया गया है और पटसन बताया गया है।
तो हम जान लेते हैं वस्त्र के बारे में। वस्त्र किसे कहते हैं? वस्त्र के माध्यम से हम अपने शरीर को ढकने का काम करते हैं। तो वस्त्र तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि वस्त्र क्या है। तो देखिए, वस्त्र धागे या तागे से बने वस्तु के होते हैं। किस चीज से बनते हैं? वस्त्र तागे से बनते हैं या फिर धागे से बने होते हैं। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। ये जो रेशम के धागे होते हैं या फिर कहीं किसी भी प्रकार के जो धागे होते हैं, उन्हें हम तागों में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद उससे क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार के वस्त्र का निर्माण तभी होता है जब हम तंतुओं को तागों में बना देते हैं। रुई के बारे में जान लेते हैं कि रुई क्या है। रुई के बारे में भी जानना जरूरी है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है। रुई क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। इससे तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई जाती है। हालांकि आज के ट्रेडिशन में तो आपको ये लैंप वगैरह बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, इसी रुई के माध्यम से दीपावली के दीप के अंदर भी बत्तियां बनाई जाती थी और लैंपों के अंदर इन्हीं रुई के माध्यम से बत्तियां बनाई जाती थी जिससे प्रकाश फैलाने का काम किया जाता था। अब हम आपको बताते हैं कपास के बारे में। कपास की प्राप्ति कैसे होती है या फिर कपास क्या होता है, कपास के माध्यम से कैसे वस्त्रों का या फिर तागों का या फिर तंतुओं का निर्माण किया जाता है। देखिए, कपास की रुई जो है, कपास से क्या प्राप्त होता है हमें? कपास से हमें रुई प्राप्त होता है। कपास जो है वो रुई कपास के फल से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है मतलब कपास का जो फल होता है ना, उसके अंदर से ये रुई निकलता है। कपास के फल परिपक्व होने के बाद, परिपक्व होने का जब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कपास के बॉलों से, बॉल कहने का मतलब है इसका बाहरी फूल को हम कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हस्त चयन क्या होता है? हस्त चयन का मतलब होता है कि हम कपास के इस बॉल को फाड़ के इसके अंदर से रुई को बाहर निकाल लेते हैं। आगे की पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कपास ओटना किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम जानते हैं कपास ओटना क्या है। कपास के रुई से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। जब भी हम कपास को उसके गोले से बाहर निकलते हैं तो इसके अंदर बीज भी बहुत सारे होते हैं। इन बीजों को, कपास को हम जब कपास से अलग करते हैं तो इसे ही हम कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। मतलब पहले के समय में अगर बात की जाए तो इन बॉल से, कपास के फल से इसके अंदर से रुई निकालने का काम हाथों से किया जाता था। लेकिन आजकल जो है वो कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे विकसित हो रही है। तो अभी के समय में अब कपास ओटने का काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा कहता है कि जूट क्या होता है। तो आइए हम जूट के बारे में जानते हैं। पटसन तंतु को पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। याद रखिएगा, इसकी खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। इसे भारत के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। कहां कहां पटसन की खेती की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में किया जाता है, बिहार में किया जाता है और असम में किया जाता है। इसे पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसके अंदर पुष्प तैयार होने लगता है तभी इसे काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात, कहने का मतलब है फसल के काटने के बाद इसके तने को कुछ दिन तक जल में डुबोकर रखते हैं, जिससे इसके तने क्या होते हैं? गल जाते हैं और तंतुओं को तने से आसानी से अलग कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागे में परिवर्तित किया जाता है और फिर आगे चलकर फैक्ट्रियों में इससे वस्त्र जैसी चीज, कपड़े जैसी चीजों का निर्माण किया जाता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है कताई क्या होता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई के नाम से जानते हैं। रेशों से तागा जो बनाने की प्रक्रिया होती है, जो इनका प्रोसीजर होता है,
रेशों के माध्यम से तागा बनाने का, उन्हें हम क्या कहते हैं, कताई के नाम से जानते हैं। कताई की प्रक्रिया कैसी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आइए जानते हैं कताई की प्रक्रिया कैसी होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुई को एक पुंज अर्थात गुच्छे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ऐंठते हैं मतलब घुमा देते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं, मतलब सिमट जाते हैं और तागा बन जाता है। जब अलग अलग फूहे जैसे ये फैले रहते हैं ना, तो इनको ऐंठने से ये पास में आ जाते हैं और फिर तागा का निर्माण हो जाता है। तकली किसे कहते हैं, तकली भी जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कताई की एक सरल युक्ति अर्थात हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हाथ से कटाई का जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हस्त तकुआ कहते हैं, और इसे ही हम तकली के नाम से भी जानते हैं। हाथ से चलाने जाने वाले जो मशीनें होती है उसमें क्या होता है, कताई का उपयोग होता है। जैसे चरखा कहते हैं, चरखा आप लोगों ने देखा होगा, महात्मा गांधी जी बहुत लंबे समय तक चरखा चला रहे थे। बड़े पैमाने पर कताई के कार्य मशीन की सहायता से होते हैं। छोटे उपयोग में तो आप कताई का काम चरखा से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे चरखे नहीं बल्कि मशीन के माध्यम से ये सारे काम होते हैं। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, और तागे से वस्त्र बनाने की कई सारी विधियां होती है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे चरखा को समझ लिया, तकली को समझ लिया। अब हम बात करते हैं बुनाई के बारे में कि बुनाई क्या है, बुनाई किसे कहते हैं। तागों से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। तागा जो होता है उसे आपस में व्यवस्थित करके सेटल किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। बुनाई के लिए करघों का उपयोग किया जाता है। करघो कहने का मतलब है चरखा। हालांकि घरेलू उद्योग में तो चरखा काम कर जाएगा, लेकिन जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ही इस तरह के कार्यों को किया जाता है। अब हम बात करते हैं करघे के प्रकार। ये जो चरखा मैंने आपको बताया ना, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो चरखे के प्रकार अर्थात करघे के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हस्त प्रचलित और विद्युत प्रचलित। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के हैं, पहला और दूसरा। हस्त प्रचलित का क्या मतलब हो गया, जो हाथ से चलाए जाते हैं। हाथ से चलाए जाने वाले करघे को हस्त प्रचलित कहा जाता है, और बिजली के माध्यम से चलाए जाने वाले करघे को विद्युत प्रचलित कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि बंधाई क्या होता है। बंधाई क्या होता है, बंधाई वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। मतलब एकल धागा या फिर तागा का उपयोग वस्त्र के किसी एक छोटे से टुकड़े के बनाने के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं, बंधाई के नाम से जानते हैं। तागा भी जानना जरूरी है, तो आइए अब हम तागा के बारे में जानते हैं। तागा क्या होता है, तागा बारीक तंतुओं से, मतलब बहुत ही छोटे छोटे तंतुओं से बनने से तैयार होता है, अर्थात आप कह सकते हैं छोटे छोटे तंतुओं का एक समूह होता है। इसी रेशे को हम तागा अथवा धागा के नाम से जानते हैं। तागे से क्या बनता है, वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़ों का निर्माण होता है इन्हीं तागों से। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम था तंतु से वस्त्र तक के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।